हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम ईवीएस से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम और पूर्व। और ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। और ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, जिसका अधिकांश भाग हिम घाटियों से ढका हुआ है। इसकी राजधानी है दोस्तों श्रीनगर। वहीं जो गोवा है वो पश्चिमी तटवर्ती राज्य के रूप में महाराष्ट्र के नीचे स्थित है। आप जब मैप में देखेंगे दोस्तों, तो गोवा आपको महाराष्ट्र के नीचे दिखाई देगा। गोवा की राजधानी जो है दोस्तों वो पणजी है और यहाँ सबसे बड़ा गिरजाघर मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ऑप्शन नंबर 1 है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर 3 सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो। दोस्तों, द्रव से गैस में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। जैसे कि इसे कपड़ा सुखाने की क्रिया से समझा जा सकता है। जैसे जो कपड़ा फैलाकर रखा जाता है वो जल्दी सूख जाता है, जबकि जिस कपड़े को आप समेट के रखते हैं वो जल्दी नहीं सूखता है। अगला प्रश्न है आपका स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 1 है दिशात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर 2 चित्रण कौशल। ऑप्शन नंबर 3 है स्थितीय कौशल। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ग्राफिक कौशल। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है वो चित्रण कौशल कहलाती है। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है। इसका उपयोग नवीन स्थानों को खोजने व स्थितियों को जानने में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। ऑप्शन नंबर 1 है एनसीएफ 2005। ऑप्शन नंबर 2 एनसीएफ 1988। और ऑप्शन नंबर 3 है एनसीएफ 2000। और ऑप्शन नंबर 4 है एनसीएफ 1975। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 एनसीएफ 2000। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी। इसी के अनुसार विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में विषयों को विभक्त किया गया है। इसी की सिफारिश के पश्चात वर्तमान जो एनसीएफ 2005 है उसे स्वीकार किया गया, जिससे बच्चों को एकीकृत रूप में प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। मतलब
शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिणी क्षेत्र मतलब साउथर्न रीजन। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो भारत में जो स्थानांतरित खेती का प्रचलन होता है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। स्थानांतरित खेती या जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे हम जनजातीय कृषि भी कहते हैं। इसमें कुछ समय तक किसी भूखंड पर जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। इसके बाद दूसरे स्थानों पर पुनः वृक्षों की कटाई कर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है आपका नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों कि जो बांध है वह स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। आइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो जो बांध होते हैं वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ये एक गलत कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 है मीथेन और ऑप्शन नंबर 3 है जलवाष्प और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मण आदि के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। आपका पहला ऑप्शन है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आपका ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में पड़ते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर हैं। साथ ही वे हिमालय की वृष्ट छाया में पड़ते हैं जिससे वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार हैं। आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपका दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है सल्फर और आपका फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है। इस विषैली गैस की उत्पत्ति निकट अवस्थित मथुरा की रिफाइनरी से होती है। दोस्तों ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका गोलकोंडा किला किसने बनवाया। ऑप्शन नंबर 1 है चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य राजवंश। ऑप्शन नंबर 3 है काकतीय राजवंश और आपका ऑप्शन नंबर 4 है पल्लव राजवंश। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा काकतीय राजवंश। गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकोंडा के किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था और इसके जो संस्थापक थे वो कुली कुतुब शाह को माना जाता है। गोलकोंडा किले के संस्थापक किसको माना जाता है। कुली कुतुब शाह को माना जाता है जो कि काकतीय राजवंश से संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है
15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन है 18 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 45 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 5 ग्राम और आपका फोर्थ ऑप्शन है 12 ग्राम। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में एक संबंध पाया जाता है दोस्तों, जो कि होता है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों घनत्व इंटू आयतन। द्रव्यमान आपका पूछा गया है दोस्तों, तो घनत्व आपका 15 दिया गया है और आयतन दिया गया है 3 ml। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब होगा 45 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 45 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर 1 है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर 3 संवेग और ऑप्शन नंबर 4 है आपका भार। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों द्रव्यमान, मास। जिस भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग, भार आदि। और जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, क्या कहलाती है? आपका पहला ऑप्शन है अपारदर्शी, दूसरा ऑप्शन है पारभासी, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शी और आपका चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है उत्तल। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अपारदर्शी। वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है या उससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी का गुटका, दीवार, ठोस वस्तु आदि। वही पारभासी में वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, जबकि पारदर्शी में वस्तु आर पार दिखाई पड़ती है, क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? आपका पहला ऑप्शन है 60 kg, आपका दूसरा ऑप्शन है 10 kg, आपका तीसरा ऑप्शन है 60 न्यूटन और आपका फोर्थ ऑप्शन है 10 न्यूटन। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 10 kg। किसी वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 है दाब, ऑप्शन नंबर 2 है तापमान और ऑप्शन नंबर 3 है सतह क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 भार। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। एक विलेय का जो विघटन दर होता है दोस्तों, वो तापमान पर मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? आपका पहला ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना, दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा, तीसरा ऑप्शन है पोस्टर बनाना और आपका चौथा ऑप्शन है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो अगर वो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करेगी तो ये पेड़ों के संरक्षण के लिए एक संवेदनशील तरीका होगा। आपका अगला प्रश्न है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 2 है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ
सीखने में मदद मिली। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। वह ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। आपका सेकंड ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। आपका थर्ड ऑप्शन है अन्वेषण दृष्टिकोण और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों मानवतावादी दृष्टिकोण। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषण दृष्टिकोण। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में प्रिया ने बच्चों से आग, बिजली के झटके और दुर्घटनाओं आदि के बारे में अनुभव जाना। यह एक तरह से अन्वेषण दृष्टिकोण है। आपका अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? आपका फर्स्ट ऑप्शन है यह सस्ता और सुलभ है। सेकेंड ऑप्शन है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ऑप्शन नंबर 3 है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जो समुदाय है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण में पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। सेकंड ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। आपका थर्ड ऑप्शन है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। आपका फोर्थ ऑप्शन है पाठचर्या से बाहर जाना। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है परिवार परिभाषा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है चित्र पढ़ना। सेकंड ऑप्शन है
फील्ड भ्रमण। थर्ड ऑप्शन है श्यामपट्ट का उपयोग और आपका फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी एबव, मतलब उपयुक्त सभी। ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हो गई चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन नंबर 1 एकीकृत, ऑप्शन नंबर 2 समावेशी, ऑप्शन नंबर 3 विषयगत और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, समावेशी है और विषयगत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि यह एक अवैध कार्य है। आपका सेकंड ऑप्शन है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आपका फोर्थ ऑप्शन है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन नंबर 3 है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। आपका अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल बैग का कम वजन। आपका सेकेंड ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। आपका थर्ड ऑप्शन है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 स्कूल बैग का कम वजन। बोझ के बिना सीखना ये बताता है कि स्कूल बैग के वजन को कम किया जाए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। आपका थर्ड ऑप्शन है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। आपका फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है बाला का पूरा रूप क्या है। पहला ऑप्शन है आपका मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। आपका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अधिगम
सहायक के रूप में ब्रेल। आपका थर्ड ऑप्शन है दोस्तों अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन नंबर 3 बाला का पूरा रूप है। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। आपका दूसरा ऑप्शन है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। आपका थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। आपका फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ये वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है। आपका अगला प्रश्न है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक है। फर्स्ट ऑप्शन है मिथक। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वैज्ञानिक तथ्य। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणा और फोर्थ ऑप्शन है अंधविश्वास। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा रूढ़िबद्ध धारणा। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है मतलब स्टीरियोटाइप। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो मेरे प्यारे सभी साथियों आप हमारे YouTube चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी रख सकें और सीटेट एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे सभी साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।